मामला है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का और साल है 2010 से 2016 के बीच, यानी तकरीबन 6 सालों की ये बात है। इन 6 सालों में बेंगलुरु पुलिस एक खास चोर से काफी परेशान थी। रह रहकर ये चोर लोगों के घरों में ताले तोड़ता, अंदर जाता, कीमती चीजें चुराता और फरार हो जाता। खास बात यह होती कि ये ठीक उन्हीं घरों को निशाना बनाता जिन घरों के लोग कहीं घर में ताला लगाकर बाहर गए हुए होते। यानी इसका सूचना तंत्र बहुत मजबूत था। ये बहुत जबरदस्त तरीके से रेकी करता था और उन्हीं घरों को टारगेट करता था जो घर खाली होते थे लोगों से और जिन घरों में ताला लगा होता था। एक और खास बात थी, वो खास बात यह थी कि ये चोरी रात के वक्त में नहीं करता था, दिन के वक्त में करता था, यानी ब्रॉड डे लाइट में करता था। तो वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि चोरों के भी कुछ उसूल होते हैं, तो शायद इस चोर के कुछ ऐसे ही उसूल थे। बहरहाल हर चोरी की वारदात के बाद लोग पुलिस को फोन करते। पुलिस इस उम्मीद से मौके पर पहुंचती कि वो चोरी के केस को सॉल्व करेगी, लेकिन मौके पर जाकर पुलिस को कोई सुराग, कोई क्लू नहीं मिलता। ये सीसीटीवी कैमरों की नजरों से भी हमेशा बचा रहता। बेंगलुरु जैसे शहर में, और बहुत पुरानी बात नहीं है, 2010 से 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, सीसीटीवी कैमरे तो लगे ही हुए हैं। ये फिर भी उन कैमरों की निगाहों से, कैमरे की नजर से बचा रहता और चोरी करता रहता। तो पुलिस के हाथ क्या लगता? पुलिस जब भी मौके पर पहुंचती तो पुलिस को इसके फिंगरप्रिंट्स मिलते। पुलिस एक जगह से, 2 जगह से, 3 जगह से, 4 जगह से, दर्जनों जगह से इस एक चोर के फिंगरप्रिंट इकट्ठा कर चुकी थी, लेकिन इस चोर का पुलिस को पता नहीं लग रहा था। अब आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि भाई इतने फिंगरप्रिंट इकट्ठा कर रही है तो पुलिस पकड़ क्यों नहीं पा रही? क्या फिंगरप्रिंट से चोर की पहचान नहीं हो पा रही? इसलिए पहचान नहीं हो पा रही क्योंकि फिंगरप्रिंट तो कलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट का जो डेटा बैंक होता है जिसके साथ इन कलेक्टेड फिंगरप्रिंट को मिलान किया जाता है, उस डेटा बैंक में इस आदमी के फिंगरप्रिंट का कोई भी ब्यौरा नहीं था, ना तो इस आदमी का कोई नाम वगैरह दर्ज था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यह चोर जो बेंगलुरु पुलिस की नाक में दम कर चुका था, यह पहले कम से कम बेंगलुरु में या कर्नाटक में तो कम से कम गिरफ्तार नहीं हुआ था। इसीलिए पुलिस ने उसका कोई डेटा बैंक रखा भी नहीं था, रख ही नहीं सकती थी जब गिरफ्तार नहीं हुआ था। तो फिंगरप्रिंट पुलिस लिफ्ट करती थी लेकिन अरेस्ट नहीं कर पाती थी, और ये केस जो है वो सालों साल चलते रहे, दर्ज होते रहे और पुलिस परेशान होती रही। इस चोर की एक और भी खास बात थी, वो ये कि ये कभी भी गैंग में या कोई टोली या टीम बनाकर नहीं चलता था, बल्कि अकेला ही चोरी करता था, क्योंकि जितनी जगह पुलिस ने इसके फिंगरप्रिंट रिकवर किए वहां पर सिर्फ और सिर्फ इसी के फिंगरप्रिंट पुलिस को मिले। इसके पास कुछ ऐसे औजार, कुछ ऐसे टूल्स होते थे जिसकी मदद से ये घरों में लगे तालों को चुटकियों में, विद इन फ्यू सेकेंड्स तोड़ दिया करता था और तोड़कर आराम से घर के अंदर जाकर चोरी करके निकल जाता था। कोई हथौड़ा मारना या बहुत शोर करना या दीवार में सेंध लगाकर अंदर चले जाना, इस तरह की हरकत ये नहीं करता था। बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही फोकस्ड अपने काम में यह चोर था, और यही वजह थी कि बेंगलुरु पुलिस इतने समय से इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रही थी और इस चोर को गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। लेकिन दिन, महीने, साल गुजरते रहे। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब इस चोर के बारे में बेंगलुरु पुलिस को पहली लीड मिली। यह तारीख थी 16 जून 2016 की। मैं ऐसे भी 2010 से 2016 की बात आपको बता रहा हूं, तो अब 2016 की बात सुनिए। 16 जून 2016 को एक परिवार जो बेंगलुरु के विनायक नगर का रहने वाला था, उस परिवार के लोग अपने घर में ताला लगाकर टुमकुरू के लिए रवाना हुए। उनकी प्लानिंग ये थी कि वो बेंगलुरु से टुमकुरू जाएंगे सुबह में और शाम तक वो वापस लौट आएंगे। उन्होंने वैसा किया भी, सुबह निकले और शाम को वापस लौट आए। लेकिन शाम को जब घर लौटे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का ताला टूटा हुआ था और जितनी भी कीमती चीजें घर में थी वो गायब थी, सारे सामान बिखरे हुए थे। पुलिस को जब खबर मिली तो पुलिस को लगा कि चोरी हो गई। पुलिस ने ये रिलेट नहीं किया था कि ये चोरी शायद उसी चोर ने की होगी जिस चोर ने उनकी नाक में दम कर रखा है, क्योंकि और भी तो चोर बेंगलुरु पुलिस में बेंगलुरु शहर में ऑपरेट कर रहे थे। तो पुलिस को इसका अनुमान नहीं था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस ने देखा कि उसी ट्रेडमार्क स्टाइल में घर का ताला टूटा हुआ है, और जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आए और उन्होंने जो फिंगरप्रिंट लिफ्ट किए तो ये वही फिंगरप्रिंट थे जो पहले भी अलग अलग जगहों से लिफ्ट हुए थे, और एक अकेला फिंगरप्रिंट वहां पुलिस को मिल रहा था। यानी ये चोरी भी जो है बेंगलुरु में उसी चोर ने की थी जो 2010 से पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। अब पुलिस जो इस मामले की जांच कर रही थी, तो पुलिस ने रस्म अदायगी के लिए ये सोचा कि चलो सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख लेते हैं, कहीं इस कॉलोनी के किसी फुटेज में उसकी कोई तस्वीर कैद हुई हो। तो इस बार पुलिस की किस्मत ने उसका साथ दिया। पुलिस को एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें एक संदिग्ध आदमी, जिसकी उम्र तकरीबन 30 से 40 साल के बीच रही होगी, वो उस घर की तरफ जाता हुआ और फिर उधर से वापस आता हुआ कुछ देर में नजर आ रहा था। उसके हाथ में एक बैग और कुछ पेपर्स, मैगजीन जैसी चीजें पुलिस को नजर आ रही थी।
पुलिस को लगने लगा कि हो ना हो यही आदमी वो चोर है जिसकी वो पिछले 6 सालों से तलाश कर रही है। तो खैर पुलिस ने इसकी तस्वीरें जो है उसके ग्रैब्स लिए सीसीटीवी के, और उन तस्वीरों को अलग अलग जगहों पर पुलिस ने सर्कुलेट करना शुरू किया। पुलिस के अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, पुलिस ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी वो तस्वीरें डाली, और जो ऑफिसर डेडिकेटेड तरीके से इस केस को सॉल्व करने में लगा हुआ था, उस ऑफिसर ने एक रूटीन बना लिया कि वो हर दूसरे तीसरे रोज इन फोटोग्राफ्स को किसी पुलिस वाले को भेजता और उससे पूछता कि इसमें कोई लीड है क्या, तुम लोगों ने कहीं इस चोर के बारे में या इस आदमी के बारे में कोई जानकारी जुटाई क्या। तो वो इंग्लिश में कहते हैं ना, रिलेंटलेस तरीके से फॉलोअप कर रहे थे इस मामले में। तो उसका भी उनको फायदा मिला। 16 जून 2016 को तो सीसीटीवी फुटेज मिला था, लेकिन इसके बाद भी उस आदमी के बारे में पता नहीं चल रहा था। तकरीबन 3 से 4 महीने गुजरे। उसके बाद बेंगलुरु के एक सोसाइटी के पास तैनात एक पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम है सादिक पाशा की नजर एक संदिग्ध आदमी पर पड़ी, और सादिक ये देखकर चौंक गया कि अरे ये वही आदमी लग रहा है जिस आदमी की हम 6 सालों से तलाश कर रहे हैं। उसके मोबाइल में वो सीसीटीवी का ग्रैब था। उसने फिर से अपना मोबाइल फोन जल्दी से खोला और चेक किया कि यार हुलिया तो वैसा ही लग रहा है, उसे ऐसा लगने लगा। इसके बाद उसने अपने सीनियर को फ़ोन किया और फ़ोन करके बताया कि सर वो आदमी मुझे नज़र आ गया है जिसको हम 6 सालों से ढूंढ रहे हैं, मेरे पास मोबाइल में उसकी तस्वीर है, ये बंदा यहीं पर दिख रहा है मुझे। तो अब ऐसा तो है नहीं कि पुलिस जाएगी तो वो आदमी अपने हाथ बढ़ा देगा कि हथकड़ी लगा दो, वो विरोध करेगा, मना करेगा। तो पुलिस के सीनियर ऑफिसर ने उसे एक ट्रिक बताई। उसने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम इस पर नज़र रखो और ये जिस भी गाड़ी में है, 2 व्हीलर में या किसी भी चीज़ में, उसका नंबर फौरन नोट कर लो पहले तो। और दूसरा ये कि अगर हो सके तो तुम लगातार इसका पीछा करो और हमारे साथ कनेक्टेड रहो, हम पुलिस टीम तुम्हारे पास भेजते हैं। सादिक पाशा अब बहुत ही प्रोफिशिएंट तरीके से एक माहिर जासूस की तरह इस संदिग्ध आदमी का पीछा करने लगा। वो एक सोसाइटी से निकला अपनी बाइक से, और निकलने के बाद तकरीबन 3 किलोमीटर का सफर तय करके वो पहुंचा विजयनगर ट्रैफिक के पीछे एक और कॉलोनी है, वहां पुलिस की टीम भी पीछा करती हुई वहां पहुंची। और जब पुलिस की टीम पीछा करती हुई वहां पहुंची तो वहां पर ये आदमी एक खाली पड़े मकान के अंदर अपनी आदत के मुताबिक घुसा हुआ था। उस मकान के ताले टूटे हुए थे। पुलिस की टीम ने मकान की घेरेबंदी कर ली और इन जनाब को पुलिस ने फाइनली गिरफ्तार कर लिया। इस आदमी का नाम है तालापड़ नवंगन भाई उर्फ शंकर। मूल रूप से यह आदमी गुजरात का रहने वाला है और पिछले कई सालों से बेंगलुरु में रहकर लगातार चोरियां कर रहा था और इसने पुलिस की नाक में दम कर दिया था। पुलिस ने जब इसे पकड़ा तो इसने, अब रंगे हाथ पकड़ा गया था तो जुर्म कबूल करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। लेकिन पुलिस 10 सवाल पूछती, ये जवाब एक देता। उसकी वजह यह थी कि बहुत बड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम था। पुलिस वाले गुजराती नहीं जानते थे और ये बंदा जो है वो कन्नड़ी का जानता भी होगा तो ये बोलता नहीं था और अनजान बनने का नाटक करता रहा। तो कुल मिलाकर पुलिस ने तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन इससे ज़्यादातर मामलों में पुलिस सच नहीं उगलवा पाई। फिर पुलिस ने तय किया कि अब जब ये पकड़ में आया ही है तो इसका हाउस सर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुलिस इसके घर पहुंची। इसके घर में इसकी बीवी मिली, शोभा बेन। ये महिला जो है इस आदमी की दूसरी बीवी थी। पूछताछ में, छानबीन में पुलिस को ये पता चला। लेकिन चलो बीवी तो थी, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। जब सबसे शॉकिंग बात इसमें यह है कि जब पुलिस इसके घर पहुंची तो इसने देखा, पुलिस वालों ने, कि इसने घर में बाकायदा छोटी मोटी फाउंड्री, जिसे भट्टी कहते हैं ना, वो भट्टी बना रखी थी। और उन भट्टियों में ये करता क्या था कि जितने भी सोने चांदी के जेवर ये चुराता था उनको गलाता था और गलाने के बाद उसकी ईंटें तैयार करता था, बिस्किट्स तैयार करता था और उन ईंटों और बिस्किट्स को सांचे में ढालकर गलाने के बाद वो उन्हें ट्रांसपोर्ट करके ले जाता था अपने होम टाउन गुजरात, होम स्टेट गुजरात, और वहाँ अपने गांव में ले जाता था। तो पूछताछ में जब इसके घर से फाउंड्री बरामद हो गई और सोना चांदी के जेवर गलाने के सबूत मिल गए तो पुलिस की आंखें खुल गई और पुलिस को बड़ी हैरानी हुई। और पुलिस को लगा कि इसने तो बाकायदा अपना छोटा मोटा फैक्ट्री जो है चोरी के सामान गलाने की अपने घर में ही लगा रखी है और बहुत ही शातिर चोर है। पुलिस ने फिर तय किया कि अब पुलिस जो है गुजरात जाएगी और गुजरात में जाकर उसकी पूरी जन्म कुंडली खंगालेगी। पुलिस की एक टीम तालापड़ नवंगन भाई उर्फ शंकर और उसकी पत्नी शोभा बेन को लेकर गुजरात पहुंची। और जब पुलिस गुजरात पहुंची तो ये जिस गांव का रहने वाला था वहां के लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस चोर का स्वागत सत्कार किया, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र होकर कि वो पुलिस के साथ आया है, चोरी के मामले में गिरफ्तार हुआ है। असल में उस गांव के रहने वाले तमाम लोग इस आदमी को पहले से जानते थे और इसके पेशे के बारे में भी वाकिफ थे। ये भी जानते थे कि यह बंदा चोर है, लेकिन इसके बावजूद इस आदमी की पूरे गांव में बहुत इज्जत थी। और शायद इज्जत का एक बहुत बड़ा पैमाना हमारे देश में पैसा भी होता है, तो इसके पास पैसे थे जिसकी वजह से शायद गांव के लोग इसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे।
ये जब गांव में पहुंचा तो पुलिस ये देखकर हैरान हुई कि इसकी गांव में आलीशान कोठी या जिसे आप बंगला कहें वो बना हुआ था, और उस बंगले में इसने जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे सर्विलांस के लिए। हैरानी देखिए कि एक शहर में रहकर बंदा खुद सीसीटीवी कैमरों से बचता बचाता ताले तोड़कर लोगों के घरों में जेवर चुराता घूम रहा था, और अपने गांव में जहां इसका अपना मकान था, जहां कोठी थी, वहां इसने सिक्योरिटी के लिए सर्विलांस कैमरे लगा रखे थे। यह भी अजीब खेल था। तो खैर पुलिस ने अब उस घर में भी जाकर तलाशी ली। वहां से भी पुलिस को ढेर सारी चीजें महंगी चुराई हुई और सोने चांदी के बिस्किट्स, ये चीजें मिली। साथ ही पुलिस ने देखा कि गांव के बीचों बीच एक सोने के चमक वाली एक मूर्ति जो है वो स्थापित की हुई है। पुलिस ने पूछा, भाई ये मूर्ति किसकी है? तो पता चला कि ये मूर्ति यही जो चोर महाराज हैं तालापड़ नवंगन भाई उर्फ शंकर, इसके पापा की है। और सोने की चमक जो है वो बाहरी थी। तकरीबन 400 किलोग्राम वजन की वो मूर्ति थी और 400 किलोग्राम चांदी से बनी हुई मूर्ति थी। ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। इसके अलावा इस आदमी ने अपने दादाजी की भी एक छोटी मूर्ति बनाई थी और एक मंदिर बनाकर दोनों मूर्तियों को वहां स्थापित किया था। साल भर वहां पूजा पाठ का दौर भी चलता, वहां पर इसने लोगों को रखा हुआ था, और साल में एक आध बार वहां भंडारा खाने पीने का प्रोग्राम भी होता। तो इस तरह से एक चोर जो दूसरी जगह से माल चुरा रहा था और वहां से माल लेकर गुजरात आ रहा था, और गुजरात में अपने गांव घर में उन पैसे को इन्वेस्ट कर रहा था और लोगों की मदद कर रहा था, चीज़ों को फ्लरिश करने में लगा हुआ था। तो खैर इस चोर को फाइनली पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि सिर्फ ये नहीं बल्कि इसका जो पिता है, दिवंगत मैं कहूँगा, बेशक जो भी पेशा रहा हो, वो दिवंगत पिता जो है वो भी एक बहुत ही नामी चोर था, या आप उसे बदनाम चोर भी कह सकते हैं, और वो भी इसी तरह से चोरी को अंजाम दिया करता था। तो कुल मिलाकर पिता, शायद दादा भी, ये लोग चोरी के मामले में इन्वॉल्व थे और लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चोरियां करते जा रहे थे। अब जब ये गुजरात में चोरी कर करके और वहां कई बार पकड़े जाने के बाद जब उसको लगा कि अब यहाँ चोरी करने में मजा नहीं आ रहा है, तो फिर उसने अपना बेस जो है वो शिफ्ट कर दिया और शिफ्ट करके पहुंचा साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के कई अलग अलग शहरों में, हैदराबाद, चेन्नई और भी डिफरेंट एरियाज में वो रहा, अलग अलग समय पे चोरी करता रहा। लेकिन पिछले 6 सालों से 2010 से 2016 तक ये आदमी जो है ये चोरी जो है सिर्फ बेंगलुरु में ही कर रहा था। तो खैर ये थी पूरी कहानी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की, किस तरह से एक इत्तेफाक और पुलिस की लगातार चलने वाली मेहनत की वजह से 6 साल के बाद एक ऐसा चोर जो पुलिस के लिए छलावा बना हुआ था, उसे पकड़ने में पुलिस कामयाब रही। तो आज के लिए इतना ही।